हाय हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल नवनीत फिज़िक्स पे। तो आज का सेशन जो है वो है क्लास 9th के लिए, और क्लास 9th का पहला टॉपिक जो फिज़िक्स में है वो है मोशन। तो हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। स्टूडेंट्स, मोशन क्या है? मोशन का मतलब क्या है? शब्द आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? मोशन का मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है ना, जब उसकी पोजीशन बदल रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। और अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, टाइम बीतता चला जा रहा है, तो इसका मतलब वो मोशन में नहीं है। ये एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में सबको समझ में आता है। तो फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही मतलब है, लेकिन और स्पेसिफाई कर दिया गया है। पहली बात तो ये स्पेसिफाई कर दी गई कि मोशन जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। फिजिक्स में दो तरह से क्वांटिटीज होती हैं, या तो क्वांटिटी एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है या रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो मोशन जो है वो रिलेटिव टाइप का क्वांटिटी है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब सबके लिए वो वैल्यू वही रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। लेकिन रिलेटिव वैल्यू ऐसी होती है, रिलेटिव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे क्या हो जाती हैं, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो मोशन जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब इसका मतलब मैं समझा दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मान लीजिए अपने कमरे में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, आपके सामने एक टेबल है। मैंने पूछा कि वो टेबल क्या है, मोशन में है या नहीं? मोशन में नहीं है, तो इसका मतलब उस स्टेट को क्या नाम दिया गया है? रेस्ट। हम क्या बोलते हैं? वो चीज रेस्ट में है। तो या तो चीज रेस्ट में होती है या मोशन में होती है ना? तो मैंने बोला कि आपके सामने जो टेबल पड़ा हुआ है वो टेबल रेस्ट में है या मोशन में है। तो अगर आपने उस टेबल को ध्यान से देखा, कुछ समय तक देखते रहे, उसका टेबल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि वो टेबल रेस्ट में है। बोलो। लेकिन यहां पे जो है, हम कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, यानी वो रेस्ट में है या मोशन में है, हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक कोई उसका फिक्स्ड स्पेसिफिक ऑब्जर्वर ना हो। ठीक है? यानी एक ऑब्जर्वर, उसको देखने वाला एक स्टेशनरी पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट फिक्स होना चाहिए। उस पॉइंट के ही बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जब मैंने आपसे पूछा कि ये टेबल रेस्ट में है या मोशन में, तो आपने क्या झट से जवाब दे दिया कि टेबल रेस्ट में है सर, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं यही सवाल जाके एक एस्ट्रोनॉट से पूछूं नासा में, जो वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, उस टेबल को देख रहा है, और मैं उससे पूछूं कि क्या वो टेबल रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसका जवाब क्या होगा? वो बोलेगा कि सर वो टेबल मोशन में है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, आपको मालूम है, और अर्थ पे ही आपका घर है और आपके घर में वो टेबल है, तो वो टेबल भी तो रोटेशन में फॉलो होगी। तो यानी वो टेबल उसको किस तरह से दिखाई देगी? मोशन में दिखाई देगी। तो वही टेबल एक इंसान के लिए रेस्ट में है और वही टेबल एक इंसान के लिए मोशन में है। तो क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जा रही है। एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जब ले रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम अपना बदल रहे हैं, तो क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बदल जा रही है। तो रेफरेंस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो रेफरेंस पॉइंट के ही बिहाफ पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो चलिए आ जाते हैं रेस्ट या मोशन की डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या है? जैसे कि एक बुक में लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो डेफिनेशन आप नोट भी कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगी। आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मोशन, तो वहां पे आप ये जवाब देंगे। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन? डेफिनेशन का मतलब समझते हैं बारीकी से। तो कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय बदलता चला जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है,
और ये सारी चीज किसी एक ऑब्जर्वर के बिहाफ पे, कोई एक देखने वाला है जो देख रहा है उस चीज को, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट या मोशन हम बता पाएंगे। तो अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो अब तक की बात में रेस्ट और मोशन का मतलब क्लियर हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, टाइम बदलते चला जा रहा है या टाइम चेंज हो रहा है और एक ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, यानी एक स्टेशनरी पॉइंट है जिससे उसको देखा जा रहा है, तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर उसकी पोजीशन चेंज होने लगी तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसलिए रेस्ट और मोशन को क्या बोला गया है, दे आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है। तो इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी हैं। क्वांटिटीज की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव क्वांटिटी है मोशन। ठीक है। तो क्वांटिटीज का एक और तरीका होता है, फिजिक्स में क्वांटिटीज को दो तरह से बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कि उसकी कुछ वैल्यू है, वैल्यू के साथ साथ उसमें और क्या है, डायरेक्शन भी जुड़ा हुआ है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसमें अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं, जरा दिमाग पे जोर डाले अगर हम, तो जैसे फॉर एग्जांपल मास। तो मास क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 ग्राम, ये मार्कर का मास है 5 ग्राम, तो मेरे लिए भी ये 5 ग्राम का है, आपके लिए भी ये 5 ग्राम का है, कहीं भी ले जाओ, अमेरिका ले जाओ, वहां पे भी ये 5 ग्राम का ही रहेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, और इसके साथ कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। इसका मास हमने सिर्फ 5 ग्राम बोल दिया तो वो समझ में आ गया कि इसका मास है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मास। दूसरा जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम में भी हमें कुछ बताना नहीं पड़ता है, 5 सेकंड बोल दिया मतलब 5 सेकंड, टाइम अंडरस्टूड है। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, क्वांटिटी की वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन का भी अहम इंपॉर्टेंस है। तो इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे वेलोसिटी, आगे आप लोग अभी इंट्रोड्यूस होंगे इस टर्म से, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, ये बिल्कुल स्पीड के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंस रखता है। देन एक क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स में भी उसकी वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी क्वांटिटीज हैं, इनको वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। इसमें डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इनका एडिशन होता है तो वेक्टर एडिशन होता है, जब इनका सब्ट्रैक्शन होता है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये डायरेक्शन यहाँ पे एक अहम रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जो क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसमें सबसे बेसिक क्वांटिटी जो हम लोग डिस्कस कर लेना चाहिए जिसके बारे में, वो क्वांटिटी है डिस्टेंस। देखिए भाई क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है तो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो सपोज फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है और कुछ टाइम के बाद देखा गया तो वो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंच गया। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था और कुछ टाइम के बाद देखा गया तो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे चला गया। तो यानी क्या किया, उसने कुछ दूरी तय की ना, उसने कुछ दूरी तय की। अब हमें नहीं मालूम है, या तो वो ऐसे गया या ऐसे गया या ऐसे गया,
किस रास्ते से गया ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसने कुछ दूरी तय की है, इतना हमको मालूम है। तो डिस्टेंस उसको बोला जाता है, उसको नाम दिया गया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट between the initial position and final position, the total path length between the initial position and final position of the object during motion is called as distance covered by the object। ठीक है, तो डिस्टेंस यूनिट, तो पाथ लेंथ यानी दूरी आप मेजर कर रहे हैं, तो आप दूरी किस में बताते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, है ना। तो जैसी यूनिट रहेगी वैसा इस्तेमाल कर लेंगे। तो एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या है? मीटर्स। मीटर में हम दूरी को बताते हैं, तो ये है डिस्टेंस। तो जैसा मैंने बोला कि पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे जा रहा है, अब वो किस रास्ते जा रहा है ये हमें नहीं मालूम है। मान लीजिए ये जो स्ट्रेट रास्ता था वो 5 किलोमीटर का था, ये जो कर्व वाला रास्ता था ये 8 किलोमीटर का था, और ये जो कर्व वाला रास्ता था ये 9 किलोमीटर का था। तो अगर केस फर्स्ट में हम पूछें कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस जो है हमारा जवाब क्या रहेगा? 8 किलोमीटर, क्योंकि इतनी दूरी वो तय कर रहा है। केस सेकंड में डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर, और केस थर्ड में डिस्टेंस क्या है? 9 किलोमीटर। तो जितना पाथ आप कवर कर रहे हो वो आपका डिस्टेंस का जवाब हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात ही इसमें नहीं है। तो डिस्टेंस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मतलब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, पूछा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? गौर से सुनिएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर गया तो सबसे कम दूरी वाला रास्ता जो है वो ही क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे कम दूरी, न्यूनतम दूरी वाला रास्ता कैसे पता चलता है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। किसी भी दो पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी का अगर डिस्टेंस पता करना है तो आपको दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा आप किसी भी पाथ से जाओगे तो वो पाथ लंबा रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये 3 केस थे, तो मान लीजिए ये केस नहीं है, फर्स्ट केस भी हटा दिया, सेकंड केस भी हटा दिया, और पूछ दिया गया कि बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या रहा। तो भाई जो रास्ते से वो गया है वो स्ट्रेट लाइन पाथ है और वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जवाब क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर्स। लेकिन अगर यही होता, एक इंसान ऐसे ट्रेवल करके गया यानी 8 किलोमीटर वाले रास्ते पे, तब पूछा जाता कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम ये पाथ लेंथ नहीं देखते, वो तो डिस्टेंस हो जाएगा, हम इसको ज्वाइन कराते ए और बी को, स्ट्रेट लाइन बनती। ये स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस को मेजर कर लेते। अगर वो 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर सही, तो 5 किलोमीटर अपना क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट का जवाब हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी यूनिट, तो ये भी दूरी को ही बता रहा है। तो दूरी किसमें नापी जाती है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है दूरी के लिए, लेंथ के लिए? मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स में ही बताया जाता है। हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज ये कर दिया जाए कि मान लीजिए एक इंसान पॉइंट ए से चल रहा है और वो पॉइंट बी तक गया, फिर उसके बाद वो लौट करके पॉइंट सी पे आ गया। ए से बी तक की दूरी अगर मान लीजिए बता दिया जाए 5 किलोमीटर,
और B से C तक की दूरी मान लीजिए बता दी जाए 3 किलोमीटर। अब ऐसे में पूछ दिया जाए कि पूरे मोशन, पूरे जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग मोशन बिटवीन A to C, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करेंगे, जर्नी पूरी जो है वो दो पार्ट में हुई है, पहले वो A से B गया है, फिर वो B से C आया है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन से मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है, तो एक बार वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है यानी टुवर्ड्स ईस्ट, और एक बार आ रहा है तो टुवर्ड्स वेस्ट यानी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हमने ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो जब जब ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा हम पॉजिटिव में वैल्यू रखेंगे, और जब वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो हम नेगेटिव में वैल्यू रखेंगे। तो 5 किलोमीटर इसका हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए। तो 5 किलोमीटर वो ईस्ट में गया, पॉजिटिव हमने इसको माना है, तो पॉजिटिव 5, प्लस लिखते नहीं तो इसको हटा देंगे, प्लस नेक्स्ट वो B से C आ रहा है तो कितना 3 किलोमीटर, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे, -3 किलोमीटर। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि 5 प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तो 5 - 3, और 5 - 3 का जवाब क्या रहेगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर एडिशन करना है। लॉजिकली भी अगर आप देखो तो 5 किलोमीटर ये पूरी लंबाई है, 3 किलोमीटर वो वापस लौट आया है। डेफिनेशन क्या कहती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी क्या है, पूरा 5, और ये 3, तो 5 में से 3 गया तो बचा कितना, 2, तो 2 किलोमीटर। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। आइए आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूं इस पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नोट करिए, एन एथलीट कंप्लीट्स 100 मीटर रेस ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। एन एथलीट कंप्लीट्स 100 मीटर रेस ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट ड्यूरिंग द रेस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट ड्यूरिंग द रेस। तो 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है। सपोज पॉइंट ए से शुरू हो रही है और पॉइंट बी को खत्म हो रही है, और इन दोनों इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा ट्रैक हो गया। 100 मीटर की ये रेस, तो डिस्टेंस का जवाब हम क्या बता देंगे तुरंत, वो जब दौड़ेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, पाथ लेंथ होती है ना डिस्टेंस, तो 100 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 100 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यानी स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट लाइन पाथ वो ये खुद है, तो वो पाथ कितना है, वो भी 100 मीटर है। तो दोनों का जवाब यहां पे सेम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ऑन अ स्क्वायर ट्रैक ऑफ एज लेंथ 100 मीटर। तो कह रहा है अब की बार जो ट्रैक है वो स्क्वायर ट्रैक है, तो स्क्वायर शेप में है वो ट्रैक, उसकी एज लेंथ क्या है 100 मीटर, यानी एक साइड कितना है 100 मीटर की लंबाई का है। तो कह रहा है एन एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम वन कॉर्नर एंड रीचेस डायगोनली टू द ऑपोजिट कॉर्नर। तो एक एथलीट है जो एक कॉर्नर से शुरू कर रहा है, तो अगर हम इसके कॉर्नर्स का नाम दे दें A, B, C एंड D, तो एक कॉर्नर से शुरू किया, B गया और B से C गया, तो डायगोनली कह रहा है ऑपोजिट कॉर्नर पे पहुंच रहा है, तो वो इस पाथ से गया क्योंकि ट्रैक ये है, तो ये उसका पाथ रहा। अब ऐसे में पूछ दिया गया कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है, जितना वो चलते गया है उसको ऐड करते जाना है। तो 100 मीटर ये
और स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 100 मीटर, ये भी 100 और ये भी 100, तो 100 मीटर ये चला, फिर यहां से 100 मीटर और चला, तो 100 मीटर्स प्लस 100 मीटर्स विच विल गिव यू 200 मीटर्स। तो डिस्टेंस का जवाब क्या हो जाएगा? 200 मीटर्स। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपका ये है, फाइनल पोजीशन आपका ये है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? जो स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन कर रही है वो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। डायगोनल की लेंथ अगर हम पता कर लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। और ये लेंथ पता कर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑन अ स्क्वायर ट्रैक ऑफ एज लेंथ 100 मीटर। तो कह रहा है अब की बार जो ट्रैक है वो स्क्वायर ट्रैक है, तो स्क्वायर शेप में है वो ट्रैक, उसकी एज लेंथ क्या है? 100 मीटर्स, यानी एक साइड कितना है? 100 मीटर की लंबाई का है। तो कह रहा है एन एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम वन कॉर्नर एंड रीचेस डायगोनली टू द ऑपोजिट कॉर्नर। तो एक एथलीट है जो एक कॉर्नर से शुरू कर रहा है, तो अगर हम इसके कॉर्नर्स का नाम दे दें A, B, C एंड D, तो एक कॉर्नर से शुरू किया, B गया और B से C गया, तो डायगोनली कह रहा है ऑपोजिट कॉर्नर पे पहुंच रहा है, तो वो इस पाथ से गया क्योंकि ट्रैक ये है, तो ये उसका पाथ रहा। अब ऐसे में पूछ दिया गया कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है? जितना वो चलते गया है उसको ऐड करते जाना है। तो 100 मीटर ये, और स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 100 मीटर, ये भी 100 और ये भी 100, तो 100 मीटर ये चला, फिर यहां से 100 मीटर और चला, तो 100 मीटर्स प्लस 100 मीटर्स विच विल गिव यू 200 मीटर्स। तो डिस्टेंस का जवाब क्या हो जाएगा? 200 मीटर्स। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपका ये है, फाइनल पोजीशन आपका ये है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? जो स्ट्रेट लाइन इसको ज्वाइन कर रही है वो इसका शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये इस स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। डायगोनल की लेंथ अगर हम पता कर लें तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। और ये लेंथ पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको इस ट्रायंगल को देखना होगा। ये ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। तो ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो ये आपका बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो आपको मालूम है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको क्या देता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप सबने पढ़ रखा है। तो हाइपोटेनस ही है डायगोनल, और वही हमें पता करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर के लिए बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है? 100 का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है? वो भी 100, तो अगेन 100 का स्क्वायर। नाउ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर आपको क्या देगा? 10,000, और ये 100 स्क्वायर भी अगेन आपको क्या देगा? 10,000। 10,000 प्लस 10,000 विल गिव यू 20,000। और ये क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यानी AC का स्क्वायर है। लेकिन हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए। AC एयर कंडीशन वाला नहीं। तो AC स्क्वायर हटाने के लिए यहां पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 20,000 का स्क्वायर रूट कर लेना। 20,000 को तुम लिख सकते हो 2 × 10,000, और आपका क्या हो जाएगा? 10,000 से 100 बाहर आ जाएगा, 2 बेचारा अंदर फंस जाएगा, तो 100√2। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं। जब सेम नंबर होता है ना बेस और परपेंडिकुलर में, तो डायगोनल कुछ नहीं होता है, √2 उसके साथ लग जाता है।
तो 100√2 ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर्स डिस्प्लेसमेंट का आंसर हो जाएगा। चलो एक लेवल और अप करते हैं, जैसे गेम खेलते हैं ना तो लेवल अप होता है, वैसे क्वेश्चंस में भी लेवल अप करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करिएगा। कह रहा है अ सर्कुलर साइकिल ट्रैक हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 314 मीटर। अ सर्कुलर साइकिल ट्रैक हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 314 मीटर, यानी एक सर्कुलर ट्रैक है और सरकमफ्रेंस उसका कितना है, 314 मीटर्स, 314 मीटर, विद ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर, जिसमें ए बी उसका एक डायमीटर का काम कर रहा है। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सर्कुलर पाथ। एक साइक्लिस्ट है, वो ट्रेवल कर रहा है और वो इस सर्कुलर पाथ के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, आपकी तरह शॉर्टकट नहीं ले रहा है, ट्रैक पे चल रहा है। विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 15.7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी उसकी चलते वक्त कितनी है, 15.7 मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द साइक्लिस्ट। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द साइक्लिस्ट। तो 1 राउंड की बात हो रही है, सॉरी ए टू बी जाने की बात हो रही है। जब वो ए से बी पोजीशन तक चला जा रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग ए टू बी। अब आप खुद सोचो डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये दूरी जो है ये अगर हम फाइंड आउट कर ले किसी तरीके से तो यही क्या है, डिस्टेंस का जवाब है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, द बाउंड्री पोर्शन, यानी ये जो गोल चक्कर है इस गोल चक्कर की पूरी गोलाई जो है वही सरकमफ्रेंस है। तो ए बी क्या है, ए बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो ये पूरे गोल चक्कर को बराबर आधे पार्ट में बांट रहे हैं, यानी ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का ये सरकमफ्रेंस पता करने के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल 2 पार्ट में बट रहा है और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना, 314। तो 314 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका 157 मीटर्स। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस का आंसर, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी पूछी है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें। डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगी, ये स्ट्रेट पाथ, और ये स्ट्रेट पाथ कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का पता कैसे लगाएं, तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब जरा मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, 2 और r इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर, यानी सरकमफेरेंस को पाई इंटू डी भी बोला जा सकता है, वेयर डी इज एक्टिंग एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सरकमफेरेंस को पाई इंटू डी कह सकते हैं और सरकमफेरेंस की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी है, तो 314 सरकमफेरेंस की वैल्यू वहां रख देंगे। अब यहां से डायमीटर की वैल्यू अगर निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, पाई को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 314 डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। तो अगर मैं 2 को लेफ्ट आउट कर दूं तो 3.14 मान लो कंसिडर कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 जीरो यहां बढ़ जाएंगे और 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा। तो डायमीटर आपका क्या आया, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर्स। इस तरह से हम अपने दिमाग को दौड़ाएंगे। एक बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपको दे के जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उस क्वेश्चन को नोट करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तभी तो मजा आएगा।
तो क्वेश्चन कह रहा है अ विमेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, अ विमेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, then 2 meter towards east, then 2 meter towards east, and finally 3 meter towards south, and finally 3 meter towards south. तो find the total distance as well as displacement of the women. ठीक है, चलो बाय.